तो ये आने वाले समय में मोदी सिर्फ भारत से बाइकाट करवाएंगे या तुर्की को भय है कि कहीं दुनिया के ज्यादातर देशों से इसे बाइकाट न कराया जाए? नहीं, टेररिज्म का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे अभी 30-40 साल का, तो तुर्की का इस्तांबुल जो है बड़ा अड्डा रहा है आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, खासकर इस्लामी उग्रवादियों का, वो बड़ा वहां रहा है। लेकिन उस पर जो चोट पहुंची है वो 2014 के बाद ही पहुंची है। और अगर कोई कारणों को आदमी बता दे कि क्यों इतना भंगी हो गया वो, तो उसका कारण ये है। दूसरे मनीष जी, जो हम लोग खानों पर जाके खत्म हो जाते हैं, खानों पे बहस शुरू करते हैं, तो ये खानों का नहीं, ये बॉलीवुड के डीएनए में है। जो आपके थंबनेल में लिखा है, ये बॉलीवुड के डीएनए में है और मुसलमान ककारों के डीएनए में। ये जरा और खुल के बोल दूं, अब वो उसके चक्कर में अब हिंदू भी शामिल हो गए हैं और वो उन्हीं की एंट्री ही हो पाती है बॉलीवुड में, जो इनके हाँ में हाँ मिला, इनके जूते में पालिश लगाए, इनके तलुओं को चाटे कुत्तों की तरह, वही हिंदू वहां पे हिट है, वही हिंदू चलते हैं। अन्यथा उनकी एंट्री ही नहीं हो सकती फिल्मों के अंदर। और अभी मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने कहा ना बॉलीवुड के डीएनए में है। तो आज से 60 साल पहले का किस्सा है, 60 साल पहले का। उसका नाम था दिलीप कुमार। और मनीष जी, कलकत्ते में एक जासूस पकड़ा वहां की पुलिस ने, जो पाकिस्तान का जासूस था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। और वो वार टाइम का 1965 से पहले पकड़ा था। उसको जब पकड़ा, उसकी जब तलाशी ली, तो उसकी डायरी में दिलीप कुमार का फोन नंबर था। और जरा मनीष जी सोचिए, दर्शक इसको सोचे, ये आज का मोबाइल युग नहीं था कि आराम से उस समय फिल्म स्टार के घर में कौन सा फोन लगा है, वो फोन नंबर उसकी डायरी में लिखा हुआ था। पूछा गया उससे, उसने जो बताया वो, मगर दिल्ली उसने कुछ ना कुछ ऐसा बताया कि कलकत्ता पुलिस तत्काल जहाज पकड़ के बंबई पहुंच गई और दिलीप कुमार के घर पहुंची। दिलीप कुमार को जब घर पहुंची तो दिलीप कुमार ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया, क्योंकि वो जवाहर कांग्रेस के लिए प्रचार करता था, नेहरू का बड़ा खास आदमी था। और उस कलकत्ता पुलिस को तत्काल दिल्ली से ही फोन किया जवाहरलाल नेहरू ने वहां के बड़े अफसरों को। और वो बेचारे पुलिस वाले बैरंग लौटे। और जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों आए थे, क्या था, तो कहने नहीं, वो हमने पकड़ा था, उसके बाद नहीं मिला फोन नंबर, लेकिन वो एक संयोग की बात थी, उसको कहीं से मिल गया होगा, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये दिलीप कुमार की पहली हरकत थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी घटना घटी, उससे जरा पहली घटना को जोड़ के देखिए और बॉलीवुड का चरित्र समझिए। फिर अभी आता हूं इनके ऊपर, इनका दिखाऊंगा, आप लोग चौंकेंगे कि 1965 की जब लड़ाई छिड़ी और भारत सरकार ने, जिस तरह से अभी यूट्यूब वगैरह बंद किए गए, उस समय पाकिस्तान के रेडियो बंद कर दिए थे कि आप पाकिस्तान का रेडियो नहीं सुन सकते, लाइनें काट दी गई थी। और तब हमारे जो बंबई के अंदर जो भारतीय नेवी है, उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसने मनीष जी सिग्नल पकड़े कि कोई आदमी बंबई के अंदर पाकिस्तानी रेडियो सुन रहा है और ट्रांसमीटर के जरिए सुन रहा है, ट्रांसमीटर सक्रिय है बॉम्बे के अंदर। तो फिर इंटेलिजेंस लगी मिलिट्री की, और उन सिग्नल्स को फॉलो करते करते जब वो पहुंची कि कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं सिग्नल, तो वो जो था वो दिलीप कुमार का घर था। दिलीप कुमार के घर के अंदर से वो ट्रांसमीटर चल रहा था। पहुंची पुलिस, पकड़ा, फिर वही दिल्ली आ गई बीच में, ये कांग्रेस आ गई, सीधे सीधे कांग्रेस आ गई। तो उस समय तो क्योंकि रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसके घर ट्रांसमीटर भी मिला था और ट्रांसमीटर चलता हुआ मिला था, सिग्नल पकड़े थे नेवी ने, तो मुकर तो सकता नहीं था जैसे पहले मुकर गए थे कि तो संयोग था। तो दिलीप कुमार ने जो बहाना दिया था, और उसको हमारे यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया, उनकी मजबूरी थी, नौकरी करते थे। दिलीप कुमार ने कहा कि मैं पाकिस्तानी फिल्मों के गाने सुनने का बड़ा शौकीन हूँ, और चूंकि ये बैन कर दिया गया था इसलिए मैं ट्रांसमीटर भी सुनता था, मैं ट्रांसमीटर लगा के सुनता था। मनीष जी, पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा हो और किसी के घर में ट्रांसमीटर मिल जाए, तो तुमको पाकिस्तानी गाने पसंद है ना पसंद तो बात की बात है, पहले तो उस दिलीप कुमार के ऊपर कई लाठियां टूट जानी चाहिए थी कि तुम्हें ट्रांसमीटर लाए कहां से, तुम्हें ट्रांसमीटर लाए कहां से, तुमको दिया किसने। लेकिन वो सारी बातें वहीं खत्म हो गई और दिलीप कुमार फिर यहाँ हीरो बना रहा। हिंदुस्तान में पब्लिक में तो खबर ही बहुत कम आई, बाद में आई ये किताब की सज्जन ने किताब लिखी बम्बई, तब उसमें पूरे किस्से आए ये। तो इस तरह से पाकिस्तान परस्ती, देश के साथ विश्वासघात, पाकिस्तान के चक्कर में अपना ट्रांसमीटर चलाना, ये बॉलीवुड के डीएनए में है सर। 65 और 62 का मैं बता रहा हूँ आपको कि तब से उसका जनक जो है दिलीप का, वो भी मुसलमान था। और उसके बाद आते हैं अब जो अभी मनीष जी कर रहे थे, इसको बीच में तो बहुत लंबा वो है, जावेद अख्तर और फलाना ढिमाका, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा तथ्य रखना चाहता हूँ कि उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि अभी पहलगांव में 26 हमारे हिंदू मारे गए
विधवाएं कर दी गई 26 महिलाएं, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, धर्म पूछ के हुआ, लेकिन ये बॉलीवुड मुर्दों की तरह क्यों मौन रहा? अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध रहा उसमें किसी ने एक शब्द नहीं बोला बॉलीवुड के खिलाफ, क्यों? तो अब आपको बताता हूं कि वो क्यों मौन रहा, और आपकी समझ में तत्काल आ जाएगा मनीष जी कि क्यों रहा। जरा अब फोटो दिखाना शुरू करिए, एक एक फोटो बड़े ध्यान से दिखाइएगा, दर्शकों को बहुत ध्यान से देखिए। और पहले अब आप पहली फोटो लीजिए मनीष जी, और उसमें जो पहली फोटो है उसको वहां रोक लीजिएगा। हाँ, इधर बगल वाले साइड वाले में आइए, साइड वाले में, सब साइड, ये साइड, इस साइड, इधर वाली पहली फोटो जो है, ऊपर आइए, ऊपर, ये नहीं बनी जिसका, और शुरू में आइए, और शुरू में, और छोड़िए, और छोड़िए, वो सबसे इंपॉर्टेंट फोटो है, नहीं इसको छोड़ दीजिए मनीष, इसको और बगल में आइए, हैं, उस तरफ से आइए। हाँ, ये जरा पहली आइए ऊपर, पहली फोटो जरा दर्शक देखे मनीष जी, और इस आदमी को पहचानिए, ये आदमी जिसका गोल घेरे में है, इसका नाम है अनिल मुसर्रत। अनिल मुसर्रत है, ये पाकिस्तानी नागरिक है, ये लंदन में बिल्डर का धंधा करता है, बिल्डिंग बनाता है, और ये फोटो किसी अरे गरे के साथ नहीं है। इधर इसके बगल में एक तरफ खड़ा जनरल असीम बाजवा, जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ हुआ करता था, ये उस समय की फोटो है, और दूसरी तरफ इसके खड़ा है ISI का चीफ, ISI, तो ISI चीफ और आर्मी चीफ के बीच में खड़ा है, और आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, कहीं आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई बड़ा शादी ब्याह में कहीं मिल गया तो वहां फोटो, ये बिल्कुल स्पेशली इनका गेस्ट बन के खड़ा है। तो ये है इसकी पहली पहचान। और इसके जरा और बता दूं कि ये इमरान खान की पार्टी का फाइनेंसर भी है। मनीष जी रुक जाइए, इसी आदमी पूरी आगे कहानी चलेगी कि ये अनिल मुसर्रत जो है, ये ISI का सबसे खास आदमी है, पाकिस्तानी सेना का सबसे खास आदमी है। और आपको बताऊं, इससे पहले जो इंग्लैंड में हुआ था वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में असीम बाजवा और ISI के जो चीफ हैं, वो लंदन वर्ल्ड कप देखने गए थे, तो इसी के गेस्ट थे, इसी के घर में रुके थे। ये है इस आदमी के संबंध पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी ISI के साथ, और इसका नाम है अनिल मुसर्रत। अब मनीष जी जरा ऊपर चलिए, अब जरा फोटो देखते जाइए बॉलीवुड के साथ इसकी, वही ये लिखा हुआ मनीष जी, लिखा हुआ जरा बता, पढ़ दूं मैं, ये हमारे कैसे कैसे सांप पल रहे हैं घरों में, ये जरा सोचिए आप। ये फोटो कि पाकिस्तानी एजेंट की बेटी की शादी के जश्न में मेहमानों का स्वागत करण जौहर कर रहा था, ये है करण जौहर। और आइए मनीष जी, ये अनिल मुसर्रत के साथ पिकनिक मना रहा है सोनम कपूर का बाप, जिसका नाम है अनिल कपूर। ये फोटो है। और अब आइए बगल, पता चलता है कि अनिल कपूर के अंदर भी कितना क्यों शैतानी जहर है इस कदर। हाँ, अब जरा मनीष जी ये दिखाइए, ये प्रचंड राष्ट्रवादी, जरा गौर करिएगा, ये एक एक बड़ी करिए फोटो। हाँ, ये देख लीजिए, ये अनिल मुसर्रत और उसका भाई नबील मुसर्रत, और उसके साथ है अक्षय कुमार राष्ट्रवादी। ये है इनका खेल। उधर तो मुसर्रत के साथ जावेद अख्तर है, और एक और कौन है वो जो आवाज का बादशाह जिसे कहा जाता है, वो उदित नारायण नजर आ रहा है। इसके साथ इमरान खान के साथ पहले मैंने यहाँ इधर एक ही है, एक एक करके चलिए। इसी अक्षय कुमार इधर, और ये इनके केवल शादी ब्याह के नहीं, ये कहीं पार्टी में है, बगीचे में। और जरा नीचे देखिए, उसको अनिल मुसर्रत और उसको लौंडे को अक्षय कुमार अपनी गाड़ी में घुमा रहा है लंदन। जरा दिखाइए नीचे, ये देखिए, ये राष्ट्रवादी अक्षय कुमार, बड़े देशभक्त। और नीचे वाली फोटो आई है मनीष जी, इसके नीचे आई है, ये है हमारा महानायक। ये बुढ़ा भी है, ये सदी का महानायक, बेटा और बेटी के साथ। वो अनिल मुसर्रत की लड़की की शादी में ये वहां पे बकायदा पगड़ी बांध के बैठा हुआ था। और जरा और नीचे आइए, ये देखिए, ये उसके लौंडे के साथ, और बगल में वो भी है, रेखा भी है, वो अनिल मुसर्रत के साथ।
और वहां से ऊपर चलिए, ये देखिए, ये शिल्पा शेट्टी उसके भाई के साथ नबील मसर्रत, ये है साथ में। ये किसी और पार्टी की है जिसमें जो है अनिल कपूर इमरान खान के साथ बैठा है और बीच में कोई और दलाल बैठा है। ये फोटो देखिए, और आइए बगल में फोटो है तो मनीष जी ये, और ये अनिल कपूर का फैमिली नहीं, बिल्कुल परिवार का सदस्य है ये आदमी। इसको जरा समझिए, ये बोनी कपूर, अनिल कपूर, ये उनके घर में बैठा है, किस तरह से लपटा जा रहा है बोनी कपूर से, ये देखें। ये अनिल कपूर के घर में बैठ के बकायदे लंच डिनर हो रहा, पूरे दोनों के परिवार साथ में है। बड़ी हो जाए तो दिखा दीजिए मनीष जी। ये तो ग्रुप फोटोग्राफ है, छोड़ दीजिए। और ये आइए चक्कूबाज, ये सैफ अली खान के साथ, चक्कूबाज की बीवी भी है मसर्रत, और नबील मसर्रत के साथ वो करीना खान, तैमूर की अम्मा। मतलब लग रहा है बीवी पति पत्नी हुए दोनों। हाँ, ये फिर ये प्रचंड राष्ट्रवादी आ गया है। हाँ, ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी। और मामला यही तक नहीं है। अब जरा ये अब इसको जरा पहले समझ ले मनीष जी, मौलाना के जरा बाइट दिखाने से पहले कि इसको भी जरा समझिए। ये बॉलीवुड क्यों नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, 26 लाशें गिर गई, उसका कारण बता रहा हूँ कि हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाते हुए ये कहना कि तुम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। पीके पिक्चर का जरा डायलॉग याद करिए, उसके बाद अभी दर्शकों की बात पूरी समझ में आएगी। कि पीके में था कि तुम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो, तो वो रॉन्ग नंबर डायल करने वाला जो डायलॉग है, वो ये जो मौलाना अभी आपको दिख रहा है, अभी आप सुनिएगा इसको। ये आमिर खान को इसने पढ़ाया था, आमिर खान को इसने सिखाया था, उसके बाद इसने कहना शुरू किया, आमिर खान ने अपनी पिक्चर में डाला। और जरा समझिए कि तुम रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। उपरोक्त डायलॉग से बौना आमिर खान भारत में क्या और कौन सा मैसेज किसको क्यों दे रहा था, इसे बता रहा है उसका जिहादी वहाबी गुरु मौलाना तारिक जमील। जिहादी वहाबी मौलाना और भारत के खिलाफ कई वर्षों से गजवा हिंद करने के लिए बौरा रहे जिहादी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से बौने की करीबी बता रही है यह फोटो। लेकिन पहले जरा मौलाना को सुनिए। इसी मौलाना ने सर अभी पता नहीं कब कहा, इसी मौलाना ने अभी परसों कहा है कि पाकिस्तान की महिलाओं को सेना में जिन लोगों ने जो अभी भारत के साथ लड़ाई लड़ी है उसको सेवा जाकर के देनी चाहिए, उनको तंदुरुस्त करना चाहिए, इसी मौलाना ने कहा है। सोचिए कि क्या मानसिक। जरा सुनिए। तू मुझे पुकार, जवाब दूंगा। पुकारना सीख ले, पुकारना सीख ले। जब तुम नंबर ही गलत मिलाओ तो अगला कैसे हेलो करेगा? नंबर ही गलत डायल किए जा रहे हो तो हेलो कहां से होगा? तुम नंबर मिलाओ, सातों आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारी घंटियों से, और अल्लाह की लब्बैक की सदा से कायनात गूंज उठेगी। नंबर सही मिलाओ। डायलिंग वो क्या है? वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नंबर अल्लाह ने दिया है, ये नंबर मिलाओ, मेरे हबीब की जिंदगी में आ जाओ, फिर मुझे पुकारो, फिर देखो मैं लब्बैक कैसे कहता। तू मुझे। और जरा ये फोटो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जरा आइए मनीष जी एक एक करके ये भी फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये इसी मौलाना के साथ शाहिद अफरीदी और आमिर खान हज कर रहा है। ये इसी मौलाना के साथ गंजा जो है शाहिद अफरीदी मौलाना, और ये पूरा हज। और जरा दूसरी फोटो देखिए, ये वहां पे भोजन तोड़ रहा है हज के दौरान शाहिद अफरीदी और आमिर खान, दोनों फोटो में वही हैं। ये देखिए। और इसी मौलाना ने कहा था ना, मुझे आमिर खान ने मिलवाया था, आमिर खान से मिलवाया था शाहिद अफरीदी ने। ये देखिए। और ये आप कल्पना कीजिए कि किस स्तर तक भारत के खिलाफ साजिश ये लोग करते होंगे, और क्यों ये बॉलीवुड ये गुंडों का गैंग चुप्पी लगाए हुए, जबकि पूरे पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार सबने अपने देश के पक्ष में बोला है, और इन सब की चुप्पी समझिए। और इन नैतिकता का आवरण उड़े हुए रहता सर। ये जो अदालत लगाने वाले संपादक के प्रोग्राम में आता है तो एकदम बड़ा सादगी, बड़ा सज्जन आदमी है, बड़ा नैतिक आदमी है, इस तरह का बौना आडंबर उड़ता है। ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है सर, बहुत कुछ कह रहा है।
ये बहुत ये कुछ कह रहा है। ये आदमी शाहिद अफरीदी खिलाफ, और ये इस मौलाना का मैं दर्शकों से बता दूं कि आप लोग गूगल पे जाके डाले, गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आमिर खान के और इसके संबंधों को बताने वाला मौलाना कैसे बता रहा है और कितना आमिर खान इसको देवता की तरह मानता है। इसके इसके आपको एक नहीं एक दर्जन वीडियो मिल जाएंगे। ये आमिर खान का गुरु है, वहाबी और जिहादी गुरु। ये शाहिद अफरीदी के जरिए मिला था, लेकिन अब इसके आमिर खान से इसके कैसे संबंध है, तो 12-15 साल हो गए इनके संबंध बने हुए। 2012 में ये हज की जो फोटो है 2012 की है। तो ये इस टाइप के वहाबी जिहादी लोगों को अपना गुरु मानता है, और किस हद तक मानता है इसके वीडियो सुनिए। तो वो अभी हम लोग को लगाना कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये कैसे पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा। और जो मनीष जी आप बता रहे थे वो आप ठीक से याद नहीं आपको, इसी मौलाना ने अभी इसी लड़ाई खत्म होने के बाद इसने पाकिस्तानियों से अपील की है। वो बता दूं इसके शब्द क्या हैं, कि हमारे जो जवान वहां पे जो मुजाहिदीन जो लड़के लौटे हैं, बड़े थक गए हैं वार में, उनके लिए अपनी लड़कियों को भेजो, उनके आराम। बिल्कुल बिल्कुल यही शब्द इसके हैं। हाँ, तो मैं शब्दशः नहीं बोल पाया, यही कह रहा है कि अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों बहनों को भेजो उन जवानों के पास। हाँ, नहीं उनके आराम के लिए ये शब्द है उसके। तो आराम क्या होता है कोई बताने की जरूरत नहीं। तो ये इतना जलील, इतना अश्लील और जिहादी वहाबी टाइप का मौलाना, और ये आमिर खान का बाप बना हुआ है। आमिर खान इसको अल्लाह की तरह मानता है। तो ये पूरे जिहादियों का एक झुंड बैठा है जो बॉलीवुड के अंदर। इससे हम लोग, मैं 2-3 दिन से 4 दिन से लोगों को सुन रहा था, कभी किसी ने बोला कि ये है इनके कर्म। कभी आपने किसी न्यूज चैनल पर इनकी फोटोएं देखी, जबकि बड़ी आसान, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। कभी किसी ने इनसे सवाल नहीं पूछा। वो बुढ़ा महानायक भी बैठा हुआ है, रेखा भी बैठी हुई है वहां, अनिल कपूर भी बैठा हुआ, और जो सबसे खास बात, जिससे प्रधानमंत्री मोदी तक इंटरव्यू दिया है बुला बुला के अपने घर में, अक्षय कुमार, वो तो बाकायदे उसका ड्राइवर बना हुआ अनिल मसर्रत का। और मैं फिर बता दूं कि अनिल मसर्रत जो है ISI का सबसे प्री ब्लू व्हाइट बॉय है, और इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ या ISI चीफ जाते हैं तो उसी के मेहमान होते हैं ऐसा व्यक्ति। और उसकी शादी के वो मनीष जी देखिए कि रणवीर सिंह नाच रहा था उसकी लड़की की शादी में। तो इस टाइप के इनके संबंध देखिए, मैं फोटो भूल गया और डाल दूंगा कि ये इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये देश के साथ खड़े होंगे, ये अपने बाप के साथ नहीं खड़े होंगे। ये वो टाइप के लोग हैं। और ये जितने बॉलीवुड के अंदर बैठे हैं, ये सब उस दाऊद के कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं पाकिस्तानी गुंडों, गुर्गों, भड़ुओं की वजह से। बिल्कुल। और इन सबको देखिए कि इन सबका अतीत क्या रहा है जरा सा। अब ये बाकी रह गया था सर, कैसे इसे 90 के दशक में स्टार बनाया गया और सनातनी हिंदू लड़कियों को इसका दीवाना बनाया गया। इस चुट्टे को एक्टिंग नहीं आई, लेकिन इसे नायक बनाया गया। जरा इसके शब्द सुनिए। होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है? बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? Passing the path is shifting the buck onto somebody is not. Nobody is safe there. They are facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकती ना, बहुत बड़े लेवल पे होगी। कितने बड़े लेवल पे वो फाइंड आउट करें आप। ये ट्रेनिंग कैंप होगा, एक रूम में तो नहीं होगा, पहाड़ों के बीच में या कहीं वीराने में, जंगल में, फुल सेटअप होगा। खुद तो बंदूकें नहीं बनाते होंगे, कहीं से खरीदते होंगे। ट्रैक डाउन कीजिए। उस दिन गीतो फिटा पे था पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर मतलब उस समय देखिए कि जब ये पाकिस्तान के पक्ष में, कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद से प्रेरित है। ऐसा नहीं कि ये लोग बोलते नहीं हैं, जब पक्ष लेना होता है तो ये बोलते हैं। ये बौना हो गया, ये मुस्टंडा हो गया। अब जरा हकला को भी सुन लीजिए, हकला को भी देख लीजिए। family is from Pakistan. Shawar, I'm very proud of it. I'm from Khani, Lahore, Dihati, and I have my whole family still. ये गिना रहा है कि पाकिस्तान से, पेशावर से, लाहौर से इसका रिश्ता क्या है। I think
some of the greatest singers that we use in our films, some of our films that are being released, and this bilateral business and art exchange is already happening. Yes, that is there. I think personally, none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. I don't know. I had a friend in London for 5 years, and I found out after 5 years later that he was from Pakistan or Rawalpindi, and it doesn't come in the way. I think we've taken politics to a very extreme level, and politics is about giving diplomatic. यार ये सब चीज में पॉलिटिक्स है, सिर्फ पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। आज इस देश की पब्लिक ने ही तुर्कियों की औकात बताई है, पाकिस्तानियों की औकात बनाई। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई इनको कंडोम की भूमिका रहेगी। पाकिस्तान के कंडोम बन के आते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई के कंडोम बन के आते हैं। यहाँ से बताते रहो कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से बड़ा बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छे संबंध है, बहुत बढ़िया लोग हैं। ये केवल उसके कंडोम की तरह इनकी हैसियत है, इनकी पाकिस्तान के कंडोम है ये सब। और यहाँ पर आकर देश को कैसे बरगलाते हैं, अभी आपने दिखाया। और मनीष जी अभी मैंने डालना भूल गया था, जरा फोटो एक और दिखा दीजिए, वो बड़ी जरूरी फोटो है, उससे जरा आप कनेक्शन और आपको समझ में आएगा। तो सबसे ऊपर डालिए, मैंने सबसे ऊपर अभी नहीं, मतलब यही इससे इन सब चीजों से यही लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पर बोलते नहीं है, जब पाकिस्तान का फेवर करना होता है तो ये जरूर बोलते हैं। ये सब के सब ये जिहादी चरित्र। और सबसे भाई कौन सा बुड्ढा जो बॉलीवुड का महानायक है, कौन सा जिहादी है, लेकिन ये बिल्ला पहनता 786 नंबर का और मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां का एजेंडा भी चलाता है। ये मैंने अपने फेसबुक से निकाल के स्क्रीनशॉट लिए हैं। देखिए ये उसी अनिल मसरत की लड़की की शादी में नागिन डांस कर रहा है। नागिन डांस कर रहा है। जरा सोच लीजिए कितना मगन है उसके नाच में। ये रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोणे का हस्बैंड। आइए, और अभी इसमें एक और चौंकाने वाला बताऊंगा। ये तो गजब डांस कर रहा है, जो होता है ना को बीच वाले हैं वो हैं ये तो। हाँ ये देखिए, तो ये रणवीर सिंह जो आज के टाइम बड़ा स्टार बना घूमता, हम लोग इसकी पिक्चर पैसे देते हैं इसको, ये वो लोग हैं। और अब बताता हूँ मनीष जी, इसको हटा दीजिए कि ये देखिए इसके संबंध, ये कहीं दारू वारू गड्ढे पे कहीं बार में उसके साथ फोटो है। यानी इनके संबंध बड़े करीबी, बड़े घनिष्ठ हैं आईएसआई के गुर्गे के साथ। आईएसआई के सबसे खास जो उनका ओवरसीज गुर्गा है, वो इन सबको अपने कुत्तों की तरह पाले है, कुत्तों की तरह है। ये है असलियत कि आईएसआई का एक गुर्गा जो बैठा है लंदन के अंदर, वो बॉलीवुड के कलाकारों को कुत्तों की तरह पाले है। जैसे पालतू कुत्ते होते हैं, इस तरह बिस्कुट देके पाले जाते हैं, उस तरह से पल रहे हैं ये बॉलीवुड के आपके कलाकार। इनकी ये है हैसियत, और ये किस तरह से कुछ पैसों के लिए किस तरह से देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं, वो कहानी सुना रही है। कहा ये फोटो है। और बताऊं मनीष जी, जिस समय दीपिका पादुकोणे, लोगों को याद होगा कि वो गई थी जेएनयू में, गई थी वो भारत तेरे टुकड़े होंगे फलाना ढिमाका वाले लौंडों के साथ जाके वहां कमर हिला रही थी। तो उस समय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि उसको इसी अनिल मसर्रत ने कहा था कि तुम जाओ जेएनयू, तुमको जाकर वहां पे उनका सपोर्ट करना है। इसलिए मैंने कहा ये फोटो दिखा दें। तो उसका आदमी कैसे ठुमके लगा रहा है, उसके यहाँ भाड़ों की तरह नाच रहा है, हिजड़ों की तरह नाच रहा है। तो वो इसीलिए हिजड़ों की तरह जेएनयू गई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे उन लौंडों का हौसला बढ़ाने। ये है बॉलीवुड का सच। ये कोई मजाक की बात नहीं है, या केवल देख के गुस्सा होने की बात नहीं है। इसको जरा सोचिए कि अगर ये अपनी साजिश में कभी सफल हो गए तो हिंदुस्तान से हमारा आपका नामो निशान मिटा देंगे। ये कुत्ते, आईएसआई के गुर्गे के पैसों पे पलने वाले, हिंदुस्तान में कुत्तों की तरह पलने वाले गुर्गे। और एक और कनेक्शन बता देता हूं इस रणवीर सिंह का, उसके डाट आपको जोड़ने पड़ेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी मनीष जी, उस समय संजय लीला भंसाली ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को 3 फिल्मों के लिए साइन करना चाहता था, लेकिन उसको आदित्य चोपड़ा जो बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना बैठा, यश चोपड़ा का लौंडा, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, तो उसने उसको परमिशन नहीं दी थी कि हम तुमको फ्री नहीं कर सकते, तुम फिल्मों में काम नहीं कर पाओगे। तो क्या फिर मुझको छोड़ना पड़ा कि जब सुशांत सिंह राजपूत को फ्री नहीं कर रहा है, तो क्या मैंने रणवीर सिंह को साइन कर दिया। लेकिन उसी के साथ जो संजय लीला भंसाली ने बात बताई थी, उसके बाद तो इस रणवीर सिंह को पकड़ के गिरफ्तार करके इसको बंद करना चाहिए था जेल के अंदर। लेकिन अभी खैर उसको आता हूं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के साथ था आदित्य चोपड़ा का, बिल्कुल वही कॉन्ट्रैक्ट आदित्य चोपड़ा का रणवीर सिंह के साथ भी था।
लेकिन रणवीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत को उसने छूट नहीं दी। उसने उनको कहा कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने उन्हीं 3 फिल्मों के लिए इसी रणवीर सिंह को तीनों फिल्मों के लिए छूट दे दी कि जाओ तुम कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो, तुम ये फिल्में कर सकते हो। क्यों? आदित्य चोपड़ा और रणवीर सिंह दोनों को गिरफ्तार करके थाने के अंदर इन पर बटते लठ, तब ये बताते। लेकिन क्योंकि पर्दा डालना था सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे, और वो पर्दा पड़ गया परमानेंट। अभी फिर एक माहौल दूसरा, जाऊंगा नहीं उस पर। तो इस तरह से ये रणवीर, और ये रणवीर सिंह बता दूं, इसका रणवीर सिंह आपको ठाकुर मत समझिएगा या किसी अन्य जात का। ये रणवीर सिंह भवनानी है, सिंधी है ये, और ये कराची से आया, इसका परिवार है, इसका पूरा परिवार वहां पे जो, और उसके चाचा मामा ताऊ जो है वो सब उसी कराची के अंदर बिल्डर का धंधा करते हैं। जिस कराची के अंदर टाइगर मेमन बिल्डर का धंधा करता है, जिस कराची के अंदर छोटा शकील बिल्डर का धंधा करता है, जिस कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम बिल्डर का धंधा करता है, उसी कराची में रणवीर सिंह भवनानी के जो मामा चाचा ताऊ जो वहां बसे हैं कराची में, वो ये धंधा करते हैं। तो अब आप कनेक्शन समझ सकते हैं कि कैसे सुपर स्टार हो गया, कैसे दीपिका बड़ी करोड़पति हीरोइन हो गई। ये है इनका पूरा। अभी पिछले 6-7 साल से 8 साल से थोड़ा इस पर अंकुश लगना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी अंकुश लगा नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए इस बात को समझना हम सबको जरूरी है। इस बेहद महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण था। इस हिस्से को आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि इसे आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं, कि बॉलीवुड जिसको आपने, और याद है आपको वो जो जेम्स राय का चेला कहता, आप स्टार अपना बनाइए, फिल्मी हीरो को, क्रिकेटरों को, आप नायक नेता को कैसे बना सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी के ईरा में पहली बार नेता नायक बने लगे, पहले नेता क्या थे, नेता को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, माफिया है, बिल्डर माफिया है। तो इन लोगों ने इसीलिए इन बॉलीवुड के नायकों को स्टार बनाना शुरू किया। दरअसल इस सबसे बड़े घुन थे इस देश के खिलाफ। और क्यों कराची वुड, क्यों बॉलीवुड, क्यों दाऊद वुड कहा जाता है इस बॉलीवुड को, सही मायने में इस देश के को घुन की तरह बॉलीवुड ने कैसे खाया है, मुझे लगता है इससे बेहतरीन विश्लेषण नहीं हो सकता है। इस बॉलीवुड के डीएनए में ही है, चाहे वो खान गैंग हो, चाहे वो सदी का महानायक हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ वो अक्षय कुमार हो, हाली। और सोचिए इस दिलीप कुमार को अपना नाम, यूसुफ को नाम दिलीप कुमार क्यों रखना पड़ा। 70 के दशक से पहले भारत का मिजाज अलग था। कभी इस पे विश्लेषण की जरूरत है। इस इंदिरा गांधी, कहते हैं ना इंदिरा गांधी होना, इस इंदिरा गांधी ने जितनी बर्बादी की है सेकुलरिज्म का, इसमें कहते ना कि ताबूत में कील डाल करके, वरना इनकी औकात नहीं थी, ये दिलीप कुमार बन के रहते थे। इनकी औकात नहीं होती थी कि सलमान खान, शाहरुख खान बन करके बॉलीवुड में फिल्म करते। ये सब के सब दिलीप कुमार, मधुबाला, ये सब पूरा गैंग उस समय, अजीत कुमार, ये सब क्या थे। इनकी अपनी नाम आज जो छुपाते हैं ना नाम, आप फल वाले से पूछिएगा। आप आजकल तो लोग, आप जब देखेंगे कि पेटीएम से पैसा देने लगेंगे तो वहां भी नाम बदल के रख लेते हैं, कंपनी का नाम डाल लेते हैं। ये नाम छुपा रहे हैं। 70 के दशक तक भी ये नाम छुपाते थे। दौर बदल रहा है, आज फिर छुपाने लगे हैं। लेकिन इस दौर में इसने पूरी तरह से घुन की तरह कैसे खाया है इस देश को, मुझे लगता है इससे, इतना फैक्ट के साथ सतीश जी लेकर के आए हैं, इससे बेहतर विश्लेषण हो नहीं सकता था।